एवरीवन। तो आज हम फर्स्ट अध्याय पढ़ेंगे संस्कृत का, संस्कृत वर्ण परिचय। ठीक है, इसमें से एग्जाम में जो ये फर्स्ट अध्याय जो अपन आज पढ़ेंगे, इसमें से एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अपन देख लेते हैं फर्स्ट अध्याय संस्कृत वर्ण परिचय। ठीक है, सबसे पहले जब पहले अध्याय का नाम ही क्या है, संस्कृत वर्ण परिचय। ठीक है, तो संस्कृत वर्ण, तो अध्याय का नाम ही किससे स्टार्ट हो रहा है, हमारा वर्ण से। तो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे जैसे सिलेबस में पॉइंट दिए गए हैं, अपन वैसे ही पूरा अध्याय अपन उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं वर्ण अथवा अक्षर। तो वर्ण और अक्षर अपन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। मतलब अभी जो हम मुख से जो भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं जो भी बोल रही हूँ वो वर्ण है, या फिर उसी को जो जिसको अपन वर्ण कहते हैं उसी को अपन अक्षर कहते हैं। जो भी अपन बोलते हैं उसको अपन, जैसे अभी मैं जो भी बोल रही हूँ वो मेरे मुंह से जो वर्ण निकल रहे हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, वर्ण अथवा अक्षर कहेंगे। अब ये जो होते हैं वर्ण, जो कि वर्ण या फिर अक्षर, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि वो कौन से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है एक स्वर और एक है अपना व्यंजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर और व्यंजन। पूरी संस्कृत में अपन यही सब पढ़ते हैं कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि अपन वर्ण जो पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, अपन स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं स्वर, फिर अपन देखेंगे व्यंजन। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्वर क्या होता है। तो स्वर, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात स्वर वे ध्वनि है जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोली जा सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि स्वर अपन बिना किसी ध्वनि, बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से कैसे बोली जा सकती है। जैसे अपन आ बोल रहे हैं, तो आ में अपन कुछ और नहीं बोलते, आ में अपन और कोई सी ध्वनि नहीं सुनाई देती। जैसे आ के साथ में कोई का नहीं सुनाई दे रहा है, आ के साथ में ई का उच्चारण नहीं हो रहा है, ऊ के साथ में कोई और ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है, एक सिंगल आ ही सुनाई देगा। ई बोलेंगे तो ई ही सुनाई देगा, ऊ कहेंगे तो ऊ ही सुनाई देगा। उसके साथ में अपन इसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते। तो स्वर क्या होते हैं, स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोली जा सकती है। मतलब जो स्वर होता है वो स्वतंत्र होता है, मतलब कि उसमें किसी और अन्य ध्वनि के सुनाई नहीं देती है, उसको अपन क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इनकी कितनी संख्या बताई गई है, तो ये याद रखना कि स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 9। स्वरों की संख्या कितनी बताई है, 9। और स्वर को ही अपन क्या कहते हैं, अच भी कहते हैं। तो ये याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, वर्ण। तो वर्ण क्या होता है, हम मुख से जो भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं उसको अपन वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब अपन ने देखा आगे कि वर्ण क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, अब अपन ने देखा स्वर क्या होता है, स्वर वह होता है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से की जा सकती है, जैसे कि आ, ई, उ आदि। इनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। और स्वर को ही क्या कहा जाता है, अच। याद रखना। ठीक है, कि अच किसको कहते हैं, तो स्वर को कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपन व्यंजन का भी देखेंगे कि व्यंजन को क्या कहते हैं। तो याद रखना कि अपन अच किसको कहते हैं, तो अच अपन स्वर को कहते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो वर्ण का जो अन टाइप था, दूसरा टाइप जो है वो है अपना व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन क्या होता है, अन्वग भवति व्यंजनम, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सके वे सभी वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अपन ने क्या देखा था कि जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र। सा से याद रखना, सा से स्वर, सा से स्वतंत्र। ठीक है, जो जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, लेकिन व्यंजन तो उसमें भी सा आ रहा है और स्वतंत्र में भी सा आ रहा है, तो स्वर जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, व्यंजन जो कि अब स्वर का अपोजिट क्या हो जाएगा अपना,
व्यंजन हो जाएगा, ठीक है? तो वे वर्ण जो कि स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, उसको अपन क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। अब जैसे कि इसमें आप देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है का। अब अगर हम का बोलेंगे, ठीक है? अब अपन एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, व्यंजनों की संख्या तो 33 होती है, लेकिन अपन यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि यहाँ दिया हुआ है का। अब आप खुद ही बोल के देखिए कि जब आप बोलोगे का, तो उसके साथ में किसकी ध्वनि आएगी? आ की ध्वनि आ रही है। का के साथ में क्या आ रहा है? जब अपन का बोलेंगे तो का के साथ में आपको क्या सुनाई देगा? का के साथ में का जो है, अगर अपन का आ रहा है ना पीछे, तो का के साथ में किसका उच्चारण हो रहा है? आ का उच्चारण हो रहा है। मतलब व्यंजन जो होते हैं वो संयुक्त रूप में होते हैं, ठीक है? स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं। जो व्यंजन होंगे अपने, वो क्या होंगे? संयुक्त रूप में होंगे। और जो अपना स्वर है, वो संयुक्त रूप में नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र रूप में होते हैं। का के बाद में अपन व्यंजन की अन्य कोई सा ले लो, खा ले लो, गा ले लो, या फिर कुछ भी ले लो। ये जो सब है व्यंजन, इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 33। और स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 9। ये किसकी संख्या बताई गई है? 33। तो ये बताई गई है व्यंजन की संख्या, ठीक है? तो इनकी संख्या बताई है 33 और उसकी संख्या बताई है 9। और आप उसका जब उच्चारण करोगे स्वर का, तो आ, ई, सिंगल वैसे ही सुनाई दे रहा है। लेकिन जब आप व्यंजन का उच्चारण करोगे तो उसमें सब में किसी ना किसी का संयुक्त रूप से रहेगा, किसी ना किसी का संयोग रहेगा। तो इसी की संख्या कितनी बताइए? 33 बताइए। ये याद रखिएगा आप लोग कि व्यंजन की संख्या कितनी बताइए और स्वर की संख्या कितनी बताइए, क्योंकि एग्जाम में जो है ये पूछते हैं कि इसकी संख्या कितनी बताइए और उसकी संख्या कितनी बताइए। तो स्वर की संख्या जो है 9 बताई गई है और व्यंजन की संख्या कितनी बताई गई है? 33। ओके। और जो अपना स्वर होता है उसको अपन अच कहते हैं, और जो ये व्यंजन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? हल कहते हैं, ठीक है? इनकी अब ये कौन कौन से व्यंजन होते हैं? तो जैसे देख लो, का, खा, गा, घा। और ये जो अभी जो ये नीचे ये जो हलंत लगा हुआ है, इस तरीके से जो मार्क जो बना हुआ है, जो अपन इसके नीचे जो लगा हुआ है, तो उसको भी अपन आगे देखेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है? अभी तो आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए, ता, खा, गा, घा, अंगा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ये सब जितने भी दिए हुए हैं, का से लेके जो यहाँ वा तक जो सब कुछ दिए हुए हैं, ये सब व्यंजन ही है, ठीक है? तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है, ठीक है? इनको क्या कहा जाता है? तो हल कहा जाता है, ठीक है? अब ये देखते हैं अपन, जो ये मैं अभी बोल रही थी कि इस तरीके से जो निशान बना हुआ है, ये क्या होता है? तो इसको अपन कहते हैं हलंत, ठीक है? तो व्यंजन का उच्चारण काल अर्धमात्रा काल है। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता, उसमें हलंत का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है? जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता, उसमें क्या करते हैं? ये जो ऐसा जो निशान बना हुआ है हलंत का, वो चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि मैंने एक ऊपर एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि का के साथ आ का उच्चारण, ठीक है? अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे सिंगल ऐसा का लिखा हुआ है, तो इसमें अपन अगर हलंत लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्वर का योग नहीं है। लेकिन अगर अपन ने का प्लस आ लिख दिया और फिर अपन का लिखेंगे, तो मतलब स्वर का योग हो गया, तो उसमें अपन हलंत नहीं लगाएंगे। तो जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता है, उसमें अपन क्या करेंगे? हलंत का चिन्ह लगाते हैं। अगर का के साथ में अपन ने आ नहीं लिखा, तो वहां पे अपन क्या कर देंगे? हलंत का चिन्ह लगा देंगे। तो जो इस तरीके से जो बना हुआ वो क्या होता है? हलंत होता है, ठीक है? अब ऊपर दिए हुए व्यंजन स्वर रहित है, ठीक है? अब ये जो व्यंजन अपन ने पढ़े 33, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये सब क्या है? स्वर रहित है। अगर यहाँ पे अपन ने का के साथ में आ लिख दिया होता, तो वो स्वर के साथ हो जाते हैं, तो तब अपन हलंत का चिन्ह नहीं लगाते। तो जब भी अपन जैसे व्यंजन अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? स्वर रहित हो गया। अगर हलंत का ऐसा जो चिन्ह लगा दिया अपन ने, तो अपन ने वहां स्वर नहीं लिखा। लेकिन अगर का के साथ में अपन ने आ लिखा होता, तो वहां पर अपन हलंत का चिन्ह नहीं लगाते। मतलब स्वर को हटाने के लिए अपन क्या लगा देते हैं? हलंत का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है? जैसे अपन ने ये सब नीचे एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है,
ये क्या है, स्वर रहित हो गए। का, हलंत के साथ में जो खा, ये सब क्या हो गए, स्वर रहित हो गए। लेकिन अगर स्वर के साथ में मेल कर दिया अपन ने, तो ये तो स्वर रहित का है, ठीक है। ये वाला अगर हलंत लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, स्वर रहित हो गया, ठीक है। अब इसमें का के साथ में किसका उच्चारण होता है, स्वर आ। तो और ये जो हो गया, ये जो का है, ये क्या हो गया, हलंत का चिन्ह इसमें से हटा दिया, तो मतलब ये क्या हो गया, स्वर के साथ में हो गया। ये जो हलंत वाला है वो स्वर रहित हो गया, लेकिन जब का आ के साथ में इसका मेल कर दिया तो इस स्वर के साथ मेल हो गया, हलंत का चिन्ह हटा दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना स्वर रहित, और ये हो गया हमारा स्वर के साथ में, ठीक है। अब इसके बाद में अपन ने फर्स्ट टॉपिक तो क्या देख लिया कि वर्ण किसको कहते हैं। तो वर्ण और अक्षर जो होते हैं वो एक ही है। तो जो जिन मतलब मुख से हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी ध्वनि की उत्पत्ति हो रही है, उसको अपन क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, ठीक है। तो स्वर क्या होते हैं, अपन ने देखा कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं, वो संयुक्त रूप में होते हैं। मतलब स्वर जब अपन बोलेंगे तो जिन वर्णों का उच्चारण जो होता है स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उनको स्वर कहेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों का योग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है और इसकी 33 होती है, ठीक है। स्वर को जो है अपन अच कहते हैं और व्यंजन को जो है हल कहते हैं। ये हो गया अपना फर्स्ट टॉपिक सिलेबस में जो दिया हुआ है। पहले अध्याय में फर्स्ट में क्या है कि वर्ण के बारे में बोला है, तो वो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन इसका जो अध्याय फर्स्ट है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो देखेंगे, वो है अपना माहेश्वर सूत्र, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति किससे होती है। तो इसकी उत्पत्ति जो है, माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति जो है वो शिव के डमरू के बजाने से हुई है, ठीक है। जो अपना माहेश्वर सूत्र है उसकी उत्पत्ति अगर पूछ ले तो ये आप बताना है कि शिव के डमरू के बजाने से जो है माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसके बाद में इनका उपयोग करके व्याकरण के नियमों को महर्षि पाणिनि ने अत्यंत लघु रूप प्रदान किया। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या जो है वो है 14। तो ये जो हो गए, अब अपन देख लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र को अपन को याद कैसे करना है। ये जो है 1 से लेके यहाँ तक 14 तक, ये जो अपने दिए हुए हैं वो माहेश्वर सूत्र दिए हुए हैं। अब अपन ये देख लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र को अपन को पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो जैसे ये आ ई ऊणा ऋलिक ए ओंग आई ओच हैवरट लण यमगणनम झबग्य घड़धश जब गणदश खप चट था चट तब कपय शशर हल, ठीक है। जो ये महेश्वर सूत्र दिए हुए हैं 1 से 14 तक, अपन को इसको कैसे पढ़ना है, तो इसकी एक बार और बता देती हूँ कि अपन को कैसे याद करना है। आ ई ऊणा ऋलिक ए ओंग आई ओच हाय वरट लण यम गण नम झबग्य घड़धश जब गणदश खप चट था चट तब कपय शशसर हल, ठीक है। ये जो होते हैं 1 से लेके, यहाँ से लेके तो यहाँ तक, 4th तक जो होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आ और यहाँ पे आ रहा है चा, ये जो होते हैं वो प्रत्याहार भी होते हैं। तो अच प्रत्याहार भी अपन पढ़ेंगे आगे। तो ये 1 से लेके जो 4th नंबर तक है इसको अपन क्या कहेंगे, अच। और जो यहाँ से 5th से लेके जो 14 तक है, मतलब 10 जो होगा टोटल, उसको अपन क्या कहेंगे, हल, ठीक है। तो अच और हल हो गया ये अपना। तो अब इसमें क्या आ रहा है, अपने अपन ने पढ़े थे कि अच अपन किसको बोलते हैं, अच अपन बोलते हैं स्वर को, ठीक है। और अपन जो हल किसको बोलते हैं, अपन बोलते हैं व्यंजन को, ठीक है। अब अपन ने देखा था कि 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, और 9 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, एक जो है ये स्वर है, ई स्वर है, ये ऊ स्वर है, ठीक है। री, ला, ए, ओ, आई, औ, ये सब अपने क्या हो गए, स्वर हो गए। और बाकी के जो जितने बचे हुए हैं वो सब क्या हो गए, अपने व्यंजन हो गए। इसलिए 1 से लेके 4th तक अच, ये क्या हो गया हमारा, माहेश्वर सूत्र में 4th नंबर तक क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। और बाकी के 10 को अपन क्या बोलते हैं, हल, मतलब व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति किससे हुई है, तो शिव के डमरू के बजाने से।
और इनकी संख्या कितनी होती है, तो 14, याद रखना, ठीक है। इसके बाद में अब अपन आगे देखते हैं प्रतिहार। तो प्रतिहार अपन किसको कहते हैं, अपन ये देख लेते हैं कि अपन की प्रतिहार किसको बोलते हैं। तो प्रतिहार जो होता है वो क्या होता है, आदिर अंतेन सहायता। अर्थात आदि का मतलब जो ये दिया हुआ है, आदि, आदि मतलब होता है प्रारंभ, और जो अंत का मतलब क्या होगा, अंत होगा। और सहायता मतलब क्या होता है, साथ में। ये जो दिया हुआ है सहायता, सहायता मतलब होता है साथ में। तो जो मतलब एक वर्ण मतलब जैसे अपन ने अभी ऊपर महेश्वर सूत्र देखा, ये जो अपन ने महेश्वर सूत्र देखा, मैं आपको इसी से समझा देती हूँ कि प्रतिहार क्या होता है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि प्रतिहार क्या होता है, ठीक है। प्रतिहार मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। तो जैसे कि महेश्वर सूत्र में अपन ने देखा, ठीक है। तो अपन ने देखा कि प्रतिहार जैसे कि मैंने बताया, आदि अंत्यन संहिता। आदि मतलब क्या हो गया, प्रारंभ, और अंत मतलब क्या हो गया, अंत, और संहिता मतलब साथ में। तो जैसे कि आदि मतलब ये जो अपना है, पहला अपन ने ले लिया आदि मतलब प्रारंभ, आ ले लिया यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद में अंत में अपन ने ले लिया ड़ा, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, एक जो हो गया, एक प्रारंभ का और एक ये अंत का, ये क्या हो गया अपना, प्रतिहार हो गया। मतलब इससे क्या हो गया, अण। और सहायता मतलब ये जो बीच वाले हैं, ई और जो ऊ है, ई और जो ऊ दिए हुए हैं, जो साथ वाले हैं, एक जो ई दिया हुआ है और ऊ दिया हुआ है, वो क्या हो गया, बीच में हो गए, मतलब साथ में आ गए। तो अपन को क्या बोलना है, अण। लेकिन इसमें वर्ण कितने आ गए, एक आ ई उण, और ये जो हलंत वाला वर्ण है वो अपन काउंट नहीं करते हैं। तो प्रत्यार आप लोगों को समझ में आया कि जैसे कि अपन ने एक प्रारंभ का वर्ण ले लिया, एक अंत का वर्ण ले लिया, और उन दोनों को मिला दिया सहेता, तो क्या हो गया, अण हो गया। और ये बीच वाले उसी में काउंट हो जाएंगे। इस तरीके से इसके कितने वर्ण हो गए, 3 वर्ण हो गए। इसको अपन क्या बोलेंगे, तो ये प्रारंभ का और ये अंत का जो वर्ण है वो क्या हो गया, हमारा प्रतिहार हो गया, ठीक है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है अच। अभी अपन ने देखा अच, तो एक अपन ने प्रारंभ का आ ले लो, और यहाँ से जो है चा ले लो, तो ये क्या हो गया, अच प्रत्याहार हो गया। और ये जो बीच के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या होगा, 8 इसमें वर्ण आ जाएंगे। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाएंगे, तो 8 वर्ण आ जाएंगे। तो प्रत्याहार क्या होता है, एक प्रारंभ का वर्ण और एक अंत का वर्ण मिल जाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, अपन प्रत्याहार कहते हैं, ठीक है। अब प्रत्याहार अपन बना सकते हैं फिर, जैसे कि अण प्रत्याहार हो गया, अक प्रत्याहार हो गया, अच हो गया। इस तरीके से जो है प्रत्याहार जो होंगे हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रत्याहार का यही होता है, आदिर अंत्यन सहायता। इनकी संख्या कितनी बताइए, तो 43, ठीक है। इसकी संख्या कितनी बताइए, 43। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है। तो फर्स्ट चैप्टर में स्वर व्यंजन देख लिया अपन ने, माहेश्वर सूत्र देख लिया और प्रत्याहार देख लिया। हाँ, ये चीज जरूर याद रखना कि प्रत्याहार की संख्या कितनी बताइए, 43, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि प्रत्याहार की संख्या कितनी, एमसीक्यू में आता है कि प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो प्रत्याहार की संख्या होती है 43। अब अपन आगे देख लेते हैं, इसमें देखते हैं अपन उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान में जो है स्वरों के भेद और व्यंजन के भेद के बारे में बताए हैं।
तो ये अपन जो है कल की क्लास में देखेंगे। आज आप इतना ही पढ़कर आइएगा, क्योंकि आज आज अपन पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन ये कल की क्लास में जो है उच्चारण स्थान से देखेंगे, ठीक है? तो अभी आप अच्छे से स्वर, व्यंजन और माहेश्वर सूत्र याद कर लीजिए। और माहेश्वर सूत्र याद करना है अभी की फर्स्ट चैप्टर में, उसके बाद में अपन जो है आगे का कंटिन्यू करेंगे।